विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, आज चलते हैं हम एक दूसरे राज्य की तरफ, पश्चिम बंगाल, और वहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत और मनोरम जगह दार्जिलिंग। दार्जिलिंग शहर नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालयन में अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 6,982 6,982 फुट है। दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों दोरजे यानी कि ब्रज और लिंग यानी कि स्थान, इस का अर्थ हुआ ब्रज का स्थान। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान दार्जिलिंग एक पर्वतीय स्थल बनाया गया था। ब्रिटिश निवासी यहाँ गर्मी के मौसम में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आते थे। दार्जिलिंग में ब्रिटिश शैली के निजी विद्यालय भी बहुत हैं, जो भारत और नेपाल में बहुत सारे विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं। सन 1980 1980 की गोरखालैंड राज्य की मांग इस शहर और इसके नज़दीक का कोलिम्पोंग के शहर से शुरू हुई थी। अभी राज्य की यह मांग एक स्वतः पर्वतीय परिषद के गठन के परिणाम स्वरूप कुछ कम हुई है। हाल के दिनों में यहाँ का वातावरण ज़्यादा पर्यटकों और शहीदों के कारण कुछ बिगड़ सा भी रहा है। इस स्थान की खोज उस समय हुई जब आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी सिक्किम जाने के लिए छोटा सा रास्ता तलाश रही थी। इस रास्ते में सिक्किम तक आसानी से पहुंचने के कारण यह स्थान ब्रिटिशों के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। इसके अलावा यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी संपन्न है। यहाँ का ठंडा वातावरण तथा बर्फबारी अंग्रेज़ों के मुफीद थी। इस कारण ब्रिटिश लोग यहाँ धीरे धीरे बसने लगे। प्रारंभ में दार्जिलिंग सिक्किम का एक भाग था। बाद में भूटान ने भी इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद सिक्किम ने इसे पुनः कब्जा कर लिया था। परंतु 18वीं शताब्दी में पुनः इसे नेपाल के हाथों गंवा दिया, किंतु नेपाल भी इस पर ज़्यादा समय तक अधिकार नहीं रख पाया और आंग्ल नेपाल में हार के बाद नेपाल को इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। वर्तमान में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक भाग है। यह शहर बहुत अच्छे और क्षेत्र में फैला हुआ है। यह शहर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी गोल भाग नेपाल और सिक्किम से सटा हुआ है। यहाँ शरद ऋतु जो कि अक्टूबर से मार्च तक होता है, इस मौसम में यहाँ अत्यधिक ठंड रहती है और ग्रीष्म ऋतु जो कि अप्रैल से जून तक रहता है, इस समय का मौसम हल्का ठंडापन लिए होता है। यहाँ बारिश जून से सितंबर तक होती है। ग्रीष्म काल में यहाँ अधिकांश पर्यटक आते हैं। यह शहर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ये सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन सड़कों पर घूमते हुए अब आपको बहुत पुरानी इमारतें भी दिख जाएंगी। ये इमारतें आज भी काफ़ी आकर्षक प्रतीत होती हैं। इन इमारतों में लगी पुरानी खिड़कियों तथा धुएं निकलने के लिए बनी हुई चिमनी पुराने काल के समय को याद दिलाती है। आप यहाँ कब्रिस्तान, पुराने स्कूल भवन तथा चर्च भी देख सकते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख जगह जो आपको जरूर यहाँ देखना चाहिए, एक है साख्या मठ। यह मठ दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साख्या मठ साक्या संप्रदाय का एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मठ है और इसमें प्रार्थना कक्ष भी है। इस प्रार्थना कक्ष में एक साथ करीब 60 बौद्ध भिक्षु 60 बौद्ध भिक्षु प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा स्थान जो कि बहुत यहाँ का प्रमुख है, माकडोग मठ। यह मठ चौरस्ता से 3 किलोमीटर की दूरी पर आलूबरी गांव पर स्थित है। यह मठ बौद्ध धर्म के योलमोवा संप्रदाय से संबंधित है। इस मठ की स्थापना श्री संगे लामा ने की थी। संगे लामा योलमोवा संप्रदाय के प्रमुख थे। यह एक छोटा सा संप्रदाय है जो पहले नेपाल के पूर्वोत्तर भाग में रहता था, लेकिन बाद में इस संप्रदाय के लोग दार्जिलिंग में आकर बस गए। इस मठ में योलमोवा संप्रदाय के लोगों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहचान को दर्शाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके बाद जापानी मंदिर पीस पैगोडा विश्व में शांति लाने के लिए
इस स्तूप की स्थापना फूजी गुरु, जो कि महात्मा गांधी के मित्र थे, उन्होंने की। भारत में कुल 6 शांति स्तूप हैं। निप्पोजन मायोजी बौद्ध मंदिर, जो कि दार्जिलिंग में ही है, इनमें से एक है। इस मंदिर, ये बहुत खूबसूरत मंदिर है और यह मंदिर 1 नवंबर 1992 को आम लोगों के लिए खोला गया। इस मंदिर से पूरे दार्जिलिंग और कंचनजंगा श्रेणी का अत्यंत सुंदर नज़ारा दिखता है। टाइगर हिल। टाइगर हिल का मुख्य आनंद इस पर चढ़ाई करने का है। आपको हर सुबह पर्यटक इस पर चढ़ाई करते हुए मिल जाएंगे। इसी पर कंचनजंगा चोटी भी है। यह माना जाता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और एक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि कंचनजंगा ही नहीं बल्कि नेपाल का सागरमाथा, जिसे अंग्रेज़ों ने एवरेस्ट का नाम दिया था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको टाइगर हिल से कंचनजंगा तथा एवरेस्ट दोनों चोटियों को आप देख सकते हैं। इन दोनों चोटियों की ऊंचाई में मात्र 827 फीट का अंतर है। वर्तमान में कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा को सबसे रोमांटिक माउंटेन की उपाधि से भी नवाजा गया है। इसकी सुंदरता के कारण पर्यटकों ने इस उपाधि से नवाजा है। इस चोटी की सुंदरता पर कई कविताएं भी लिख चुकी हैं। इसके अलावा सत्यजीत रे की फिल्म ने इस चोटी को कई बार दिखाया था। उसके बाद घूम मठ गेलुगस टाइगर हिल के निकट ईगा चोइलिंग तिब्बतीय मठ है। यह मठ गेलुगस संप्रदाय से संबंधित है। इस मठ को ही घूम मठ के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मठ की स्थापना धार्मिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक बैठकों के लिए भी की गई थी। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस मठ के बारे में इनके ग्रंथों में कालिदास की मेघदूत भी शामिल है। हिल कार्ट रोड के निकट समतेन चेलिंग द्वारा स्थापित एक और जेलुपा मठ है। ये कभी कभी दिन में खुलता है। मठ के बाहर फोटोग्राफी की अनुमति है। भूटिया बस्ती मठ, यह दार्जिलिंग का सबसे पुराना मठ है। यह मूल रूप से एक ऑब्जर्वेटरी हिल पर दलाई लामा दोरजे रिंगजे द्वारा बनाया गया था। इस मठ को नेपालियों ने लूट लिया। इसके बाद इस मठ की पुनर्स्थापना सेंट एंड्रयूज चर्च के पास की गई। अंततः यह वर्तमान स्थान चौरास्ता के निकट भूटिया बस्ती में स्थापित हुआ। यह मठ तिब्बतियन नेपाली शैली में बना हुआ है। इस मठ में भी बहुमूल्य प्राचीन बौद्ध सामग्री रखी हुई है। तेजिंग्स लेगेसी हिमालयन माउंटेन संस्थान की स्थापना 1954 में की गई थी और पहली बार हिमालय के फतह किया गया था। तेंजिंग कई वर्षों तक इस संस्थान के निदेशक रहे। यहाँ एक माउंटेन संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय में हिमालयन पर चढ़ाई के लिए कई ऐतिहासिक अभियानों से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। इस संग्रहालय में एक गैलरी को एवरेस्ट संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस गैलरी में एवरेस्ट से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। इस संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैविक उद्यान पद्मजा नायडू हिमालयन जैविक उद्यान माउंटेनिंग संस्थान के दाईं ओर स्थित है। मुख्य बस पड़ाव के नीचे पुराने बाजार में लियोड्स वानस्पतिक उद्यान है। इस उद्यान के नाम से मिस्टर डब्ल्यू लियोड के नाम से जाना जाता है। लियोड यहाँ के एक प्रसिद्ध बैंकर थे और इन्होंने इस उद्यान के लिए जमीन दान में दी थी। इस उद्यान में ऑर्किड की करीब 50 जातियों का बहुमूल्य संग्रहालय और संग्रह है। समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुलता है। टॉय ट्रेन ये एक बहुत ही प्रमुख चीज़ है। इस अनोखे ट्रेन का निर्माण 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुआ था। दार्जिलिंग हिमालयन रेल मार्ग इंजीनियरिंग का एक आश्चर्यजनक नमूना है। यह रेल मार्ग करीब 70 किलोमीटर लंबा है। यह पूरा रेलखंड समुद्र तट से करीब 7,500 स्क्वायर फीट ऊपर है। 7,500
फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस रेलखंड के निर्माण में इंजीनियरों द्वारा काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। यह रेलखंड कई टेढ़े मेढ़े रास्तों तथा वृत्ताकार मार्गों से होकर गुजरता है, लेकिन इस रेलखंड का सबसे सुंदर भाग बतासिया लूप है। इस जगह रेलखंड 8 अंक के आकार में हो जाता है। अगर आप ट्रेन से पूरे दार्जिलिंग में कहीं घूमना चाहते हैं तो इस ट्रेन से आप दार्जिलिंग स्टेशन से घूम मठ तक जा सकते हैं। इस ट्रेन में सफ़र करते हुए आप चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर मनोरम प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हैं। इस ट्रेन पर यात्रा करने के लिए या तो बहुत सुबह जाएं या शाम को। सबसे मुख्य जो दार्जिलिंग की महत्वता है वो यहाँ का चाय उद्यान। दार्जिलिंग एक समय मसालों के लिए प्रसिद्ध था। चाय के लिए दार्जिलिंग विश्व स्तर पर जाना जाता है। डॉक्टर कैम्पबेल, जो कि दार्जिलिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त पहले निदेशक थे, पहली बार लगभग 1830 या 40 के दशक में अपने बाग में चाय को बीज को रोपा था। ईसाई धर्म प्रचारक बोर्नस बंधुओं ने औसत बनाकर चाय के पौधों को रोपा था। बोरेन बंधुओं ने इस दिशा में काफ़ी काम किया था। बोरेन बंधुओं द्वारा लगाए गए चाय उद्यान वर्तमान में वैनुकरण चाय उद्यान के नाम से जाने जाते हैं। चाय का पहला बीज जो कि चाइनीज़ झाड़ी का था, कुमाऊं हिल से लाया गया था, लेकिन उस समय के साथ दार्जिलिंग चाय के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि हर साल करीब 6 लाख चाइनीज़ चाय का उपभोग होता है। इसका उत्पादन मुख्यतः सिहेजुआन प्रांत में होता है। कॉपर का विचार था कि अगर तिब्बत के लोग चाइनीज़ चाय की जगह भारत की चाय का प्रयोग करें तो भारत को एक मूल्यवान बाजार प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह यहाँ की खरीदारी में सबसे बढ़िया वस्तु चाय है। यहाँ पर कई प्रकार की चाय आपको मिल जाएंगी, लेकिन उत्तम किस्म की चाय आमतौर पर निर्यात की जाती है। अगर आपको उत्तम किस्म की कोई चाय मिल भी जाए तो इसकी कीमत 500 से 2000 रुपये प्रति किलो तक होती है। सही कीमत पर अच्छी किस्म का चाय खरीदने के लिए आपको नाथू मुलाज मॉल जा सकते हैं। चाय के अतिरिक्त दार्जिलिंग में हस्तशिल्प का अच्छा सामान है। हस्तशिल्प के लिए यहाँ सबसे प्रसिद्ध दुकान हबीब मलिक एंड सन्स, जो कि चौरस्ता या नेहरू रोड के निकट स्थित है। इस दुकान के अलावा आप ईस्टर्न आर्ट, जो कि चौरस्ता में ही नज़दीक स्थित है, से भी आप हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। यहाँ का आवागमन के लिए हवाई मार्ग है। यह स्थान देश के हर एक हवाई जगह से हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी यहाँ का सबसे नज़दीक हवाई अड्डा 90 किलोमीटर करीब दार्जिलिंग से दूर है। यह दार्जिलिंग से करीब 2 घंटे की दूरी पर है। यहाँ से कलकत्ता और दिल्ली के प्रतिदिन उड़ानें संचालित होती हैं। इसके अलावा गुवाहाटी तथा पटना से भी यहाँ के लिए उड़ानें संचालित की जाती हैं। रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। रेल मार्ग इससे सबसे नज़दीकी रेल जोन जलपाईगुड़ी है। कलकत्ता से दार्जिलिंग मेल तथा कामरूप एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी जाते हैं। दिल्ली से गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस तक यहाँ जाती है। इसके अलावा टॉय ट्रेन से जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग करीब 8 से 9 घंटा तक जाया जा सकता है। सड़क मार्ग, इस शहर सिलीगुड़ी से सड़क मार्ग भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग सड़क मार्ग से सिलीगुड़ी से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। कलकत्ता से सिलीगुड़ी के लिए बहुत सी सरकारी और निजी बसें भी चलती हैं। तो साथियों, ये थी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बारे में आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, हमको ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करिए। तब तक के लिए मैं आपका साथी कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से।